हेलो एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम 18 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझेंगे। देखिए, रोज मैं आपको बोलता हूं कि एक एक फैक्ट को आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए संडे को एमबीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी करंट अफेयर पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं हमने डेली करंट अफेयर में डिस्कस किए हैं। सारे करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में मध्य प्रदेश पीएससी की प्री में कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को हमने कब डिस्कस किया था। तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, एक एक फैक्ट से हमारे लिए एग्जाम में हमको देखने को मिले हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को भी एंड में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बाद। सेशन को एंड तक देखिए और पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए सबसे पहले 18 फरवरी के करंट अफेयर को यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड से। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको पता है ब्रिटेन में फिल्म के लिए या फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है बाफ्टा अवार्ड। नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्रिटेन की मूवीज है उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जिसमें बाहर की मूवीज को यह अवार्ड दिया जाता है। तो मेन कैटेगरी यहां पर मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म का बाफ्टा अवार्ड जीता है 2025 में कॉन्क्लेव मूवी ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी, बाफ्टा अवार्ड 2025। आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन किया गया है इसका लंदन में, ब्रिटेन में। बाफ्टा का फुल फॉर्म देखें तो ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल आयोजित किया जाता है। उसी तरीके से 2025 के अवार्ड हाल ही में अनाउंस किए गए और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कॉन्क्लेव मूवी ने। इंडिया की फिल्म को भी भेजा गया था। एक मूवी है इंडिया की, ऑल वी इमेजिन एस लाइट। इसे भेजा गया था बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में, लेकिन यह नॉमिनेट हुई थी लेकिन प्राइज नहीं जीत पाई। इस कैटेगरी का जो प्राइज है वो एमिलिया पेरेज ने जीता है, जो कि एक फ्रेंच मूवी है। ठीक है, तो ओके, इंडिया की एक मूवी गई थी अलग कैटेगरी में, बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में, लेकिन अवार्ड प्राप्त नहीं कर सकी। उस कैटेगरी का अवार्ड किसने जीता ये भी याद रखिए, एमिलिया पेरेज ने, फ्रेंच मूवी। मेन अवार्ड यहां पर मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट मूवी हो गई कॉन्क्लेव। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की बात करें तो यह भी कॉन्क्लेव ने ही अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया ब्रेडी कॉर्बेट को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एड्रिन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया माइकी मेडिसन को एनोरा मूवी के लिए, और सबसे ज्यादा चार अवार्ड जीते हैं द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव मूवी ने। तो ये मेन अवार्ड यहां पर क्लियर हो जाते हैं। ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल सिनेमा में योगदान के लिए बाफ्टा अवार्ड ब्रिटेन में दिए जाते हैं फिल्मों के क्षेत्र में। शुरुआत की गई थी 29 मई 1949 में, और देता कौन है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। जैसे इंडिया में आईफा होता है ना, नेशनल अवार्ड्स होते हैं, उसी तरीके से ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन का फिल्म अवार्ड है बाफ्टा। आगे आइए, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड किसने जीता है? तो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का जो अवार्ड है ये दिया गया पीआर श्रीजेश को। किस खेल से संबंधित है? देखिए, अवार्ड की बात एंड में करेंगे, कौन देता है क्या देता है, पर यहां पर दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। पीआर श्रीजेश को दिया गया स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी का अवार्ड। किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं, इंडिया के बहुत ही फेमस। अब तो हालांकि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हॉकी में बहुत ही फेमस गोलकीपर के रूप में इन्होंने काम किया है, प्लेयर रहे हैं। आपको पता है 2020 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 21 में हुआ था, हालांकि टोक्यो ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उसमें गोलकीपर रहे हैं पीआर श्रीजेश। ये हैं पीआर श्रीजेश। तो हाल ही में पीआर श्रीजेश को स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025
मेल का अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का। यहीं पर अगर हम स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल की बात करते हैं और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर की बात करते हैं इसी अवार्ड में, तो यह दिया गया है मनु भाकर, भारत की शूटिंग प्लेयर। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें एक ही ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने अपने नाम किए थे, दोनों ब्रॉन्ज। तो किसी भी ओलंपिक में हो, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र इंडियन प्लेयर हैं, शूटिंग खिलाड़ी हैं, कौन? मनु भाकर। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, अवार्ड की। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल PR श्रीजेश हॉकी, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मनु भाकर शूटिंग। नेशनल टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो इंडियन मेन और वीमेन चेस टीम। क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। ऊपर के 2 ही काम के हैं यहां पर आपके, तो ये 2 याद रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे PR श्रीजेश की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन PR श्रीजेश से, अभी हम जो MPPSC का पेपर देखेंगे उसमें भी PR श्रीजेश से क्वेश्चन पूछा गया है। हम बात करेंगे, पहले डिटेल देखो, कहां के रहने वाले? केरला के। इंडियन मेंस हॉकी नेशनल टीम के ये कप्तान थे और इसके अलावा गोलकीपर के रूप में काम कर चुके हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जो हॉकी टीम लेकर आई थी उसके गोलकीपर। पद्मश्री दिया जा चुका है 2017 में PR श्रीजेश को, और मेल गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था 2020-21 का। खेल रत्न अवार्ड, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, 2021 में इन्हें दिया गया था, और इस साल 2025 में PR श्रीजेश को दिया गया पद्म भूषण, है ना। यहां से क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं PR श्रीजेश को, तो हम बात करेंगे, पर ये एक एक फैक्ट नोट करना आप। मनु भाकर हरियाणा से है, पहली इंडियन वीमेन जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीता, और पहली इंडियन वीमेन जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए, दोनों ब्रॉन्ज। 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और 2025 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये 2 प्लेयर जिन्होंने मेल और फीमेल कैटेगरी का अवार्ड जीता, स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2025। अब यहां पर यह अवार्ड की बात करें तो एक न्यूज पत्रिका है द हिंदू, है ना, इसका एक स्पोर्ट्स पब्लिकेशन है जिसे कहा जाता है स्पोर्ट्स स्टार पत्रिका। यह हर साल ये अवार्ड प्रदान करती है। कौन? स्पोर्ट्स स्टार पत्रिका। यह देती है स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड। 2019 में शुरू किया गया था और 2025 में इस बार 7th एडिशन का आयोजन किया गया है, स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2025 7th एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए शंखनाद की जो करंट अफेयर की ईयरली ई बुक है वो आपके लिए अवेलेबल है, फरवरी 2025 तक अपडेटेड आपको मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट इसे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेल कर सकते हैं। ये ई बुक है, आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए इतनी कम कॉस्ट है इसकी। ठीक है, पूरे साल का करंट अफेयर आपको यहां पर विद डिटेल देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बुक आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दी गई है, आप ध्यान से अवेल कीजिएगा आप किस लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपके नजदीकी जो बुक स्टोर है वहां पर आप इसकी प्रिंटेड बुक भी जाकर ले सकते हैं, आपके नजदीकी बुक स्टोर पर यह आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यह भी फरवरी 2025 तक आपके लिए अपडेटेड है। आगे आइए, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जिसे कहा जाता है ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे, हर साल कब मनाया जाता है? अगर यहां पर ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 17 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अनाउंस किया था 2023 में। इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास किया गया और तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो टूरिज्म को टिकाऊ बनाना और इसके अलावा टूरिज्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, है ना। कोविड या फिर अगर ऐसी कोई भी पेंडेमिक आता है तो उससे टूरिज्म सेक्टर को कैसे बचाया जा सकता है, टूरिज्म सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, टूरिज्म की इंपॉर्टेंस के प्रति देशों को कैसे समझाया जा सकता है, इन्हीं सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे मनाया जाता है 17 फरवरी को। 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार।
17 फरवरी के अलावा 15 फरवरी को 2 डे आप याद रखिएगा। एक तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, यह भी मनाया जाता है 15 फरवरी को, और एक वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है, एक प्रकार का जानवर है, इसके संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए 15 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो ये 15 फरवरी के 2 अदर डे हैं, है ना। ठीक, 2025 में 17वां ब्रिक्स समिट कहां आयोजित की जाएगी? तो इस साल 2025 में ब्रिक्स की जो 17th समिट है वो आयोजित की जाएगी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अभी ब्रिक्स सुर्खियों में क्यों है? आपको पता है शुरुआत में 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी 2006 में। आगे चलकर 2006 में वैसे स्थापना हो चुकी थी, लेकिन पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था और ऑफिशियली वहीं से माना जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना हुई, लेकिन 2006 में 4 देशों ने इसका गठन कर दिया था। 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, 4 देश थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ा और ब्रिक्स में हो गए 5 देश। वर्ल्ड की 5 विकसित और विकासशील, ठीक है, ऐसे देश जो कि विकासशील लगभग हो चुके हैं और विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था आपसी सहयोग के लिए और उसका नाम रखा ब्रिक्स। पहले ब्रिक नाम था, फिर दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और नाम हो गया ब्रिक्स। तो 2010 से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, ट्रेड को बढ़ावा देना, इसके अलावा आपस में मिलकर पीस स्थापित करना, है ना, ये सारे उद्देश्य हैं ब्रिक्स के। इसका 2025 में जो सम्मेलन होगा ना, समिट होगी 17वीं, वो आयोजित की जाएगी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अभी सुर्खियों में क्यों है, क्वेश्चन हमारा ये। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी भयंकर भोकाल है उनका, है ना, जैसे ही आए हैं लगातार ऐसे बिल्कुल अलग किस्म के फैसले लगातार ले रहे हैं। इंडिया के खिलाफ भी कुछ उनके फैसले देखने को मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अनाउंस किया है कि ब्रिक्स देशों पर वो 100% टैरिफ लगाएगा अगर ब्रिक्स के देश ऑफिशियल जो अमेरिका का डॉलर है उसको छोड़कर अगर अदर करेंसी का यूज करते हैं। क्या कहा? अगर इंटरनेशनल ट्रेड में ब्रिक्स के देश डॉलर के अलावा, अगर अमेरिकन डॉलर के अलावा अगर अदर करेंसी का यूज करेंगे ना, तो उन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसके बाद से ब्रिक्स के देशों को अब सोचना पड़ेगा कि भाई आगे क्या स्टेप लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। अभी के लिए तो माननी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की बात, क्योंकि सब विकासशील देश है लगभग और सब अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो माननी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। इस साल 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 10 देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है। देखिए, पहले मैं आपको 11 देश बता चुका हूं, पहले ही यहां पर क्लियर कर देता हूं। अभी सऊदी अरब जो 1 जनवरी 2024 को मेंबर बन गया था 5 देशों के साथ, लेकिन उसने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल जो दस्तावेज है ना उन पर साइन नहीं किया। तो इसीलिए ऑफिशियल साइट पर अभी तक मेंबर की संख्या ब्रिक्स में 10 ही देखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया मेंबर बना था ब्रिक्स का। आपस में ट्रेड, इकोनॉमी, ग्लोबल चेन पर वार्ता और सहयोग बढ़ाने के लिए यह संगठन बनाया गया था। अभी ऑफिशियल साइट पर 10 देश है। देखो, शुरुआत में जो मेंबर थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, 4 देश। इन्होंने मिलकर बनाया था ब्रिक्स को। फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, 5 देश हो गए। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई जुड़ा और साथ ही सऊदी अरेबिया को भी जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक उसने साइन नहीं किया है। अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो 10 देश हो जाते और इंडोनेशिया अभी रिसेंटली जुड़ा तो 11 देश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका डेटा अवेलेबल नहीं है साइट पर, तो 10 देश ही अभी कंसीडर किए जा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एशियन विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आपको पता है एशियन विंटर गेम्स का आयोजन कहां हुआ है? इस साल 2025 में आयोजन किया गया है इस साल इसका चीन में, चाइना। और चाइना ही मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा मेडल भी यहां पर चाइना ने अपने नाम के। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? चाइना ने। ओके,
एशियन विंटर गेम्स 2025। आपको पता है आज तक विंटर गेम्स में, एशियन विंटर गेम्स में इंडिया कोई भी मेडल नहीं जीता है। इवन 2025 में हमने 59 एथलीट्स का एक दल भेजा था, अभी तक का सबसे बड़ी टीम है हमारी जो हमने चाइना भेजी, लेकिन फिर भी वही एक भी मेडल आज तक हमारे पास नहीं आया है एशियन विंटर गेम्स में। 2025 में चाइना ने पहला स्थान हासिल किया है, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं चाइना ने, और चाइना में ही इसका आयोजन किया गया। देखो मेडल टेली की बात करें तो चीन पहले स्थान पर 85 मेडल, सेकेंड पर है साउथ कोरिया 45 मेडल, जापान है थर्ड प्लेस पर 37 मेडल के साथ। इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता। आयोजन इस साल हुआ है 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चीन के हार्बिन में। आयोजन कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और इसके अलावा इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन इसका आयोजन करवाती है। बिनबिन और निनी जो कि टाइगर्स की एक जोड़ी है, ये मैस्कॉट थे एशियन विंटर गेम 2025 के। मोटो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। अब यहां पर जो एशियन विंटर गेम चीन के हार्बिन में आयोजित किए गए, वो याद रखिएगा 9th एडिशन है। कौन सा? 9th एडिशन। पहले इस स्थान पर रहा चाइना, और चाइना में ही आयोजित किए गए। सबसे पहली बार एशियन विंटर गेम्स की शुरुआत की गई थी 1986 में, और पहला आयोजित किया गया जापान के सपोरो में। ऑर्गेनाइज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के साथ ये एक और संस्था है जो मिलकर करवाती है। आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। अभी जो वर्जन है 9th एडिशन चीन के हार्बिन में, और इसके पहले जो 8th एडिशन था 2017 में आयोजित किया गया था जापान के सपोरो में। पहला एडिशन भी जापान के सपोरो में ही आयोजित किया गया था। 2017 के बाद कुछ कारण रहे जिसके कारण यह आयोजित नहीं किया जा सका, और अब फाइनली 9th एडिशन हुआ है 2025 में चाइना में। 10th एडिशन 2029 में आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। 10वां संस्करण एशियन विंटर गेम्स 2029 में। अभी 25 में मेडल टेली में पहले स्थान पर चाइना। हाल ही में जारी डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य फर्स्ट प्लेस पर रहा है? तो आपको पता है पंचायती राज में जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है उसमें सुधार कौन से राज्य ने कितना अच्छा किया है, पंचायती राज संस्थाओं को कितने अच्छे से मैनेज किया है, पंचायती राज को कितनी अच्छी पावर्स दी है, कितना अच्छा पंचायती राज को पावरफुल बनाया है। इन सभी डायमेंशंस के आधार पर राज्यों को रैंक दी जाती है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में। 2024 का ये जो इंडेक्स है अभी आया है 2025 में, और इसमें पहले स्थान पर रहा कर्नाटका राज्य। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पर और केरला को दिया गया है दूसरा रैंक, जिन्होंने पंचायती राज के स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, वर्किंग, फंक्शन और अकाउंटेबिलिटी में सुधार के लिए सबसे अच्छा काम किया। पहली रैंक पर कर्नाटका, सेकंड पर केरला। देखिए इंडेक्स कौन जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस इंडेक्स को जारी करती है। डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट आखिरी बार वैसे देखिए हर साल आना चाहिए, लेकिन 2015-16 के बाद से ये बंद थी। अब 2024 की अभी जारी की गई 2025 में डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, पहले स्थान पर कर्नाटका और सेकंड पर केरला। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये लास्ट जो 2015-16 की रिपोर्ट है उसमें केरला पहले स्थान पर था, सेकंड पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटका। लेकिन अब 2024 की इस पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में देखिए, इसका पूरा नाम देखें तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे प्लेस पहले पर है कर्नाटका, अब दूसरे पर है केरला और थर्ड पर है तमिलनाडु। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुकरी बोम्मगौड़ा का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? सुकरी बोम्मगौड़ा यह बहुत ही फेमस एक फोक म्यूजिक से संबंधित एक बोल सकते हैं संगीतकार हैं या गीतकार हैं। लोक संगीत के लिए इन्हें जाना जाता है। पद्मश्री दिया जा चुका है सुकरी बोम्मगौड़ा को। कर्नाटक लोक संगीत में इनकी उपलब्धियां काफी फेमस है। ठीक है, तो हलाक्की फोक म्यूजिक जो कि कर्नाटका की एक कम्युनिटी है, हलाक्की वोकलिंगा कम्युनिटी, इनका एक
फोक म्यूजिक है ना, उनका जो लोकगीत है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त थी सुक्री बोम्मगौड़ा को। हाल ही में इनका निधन हो गया। कर्नाटका में इनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था, है ना, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हलाक्की फोक म्यूजिक, हलाक्की लोक संगीत का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया किन्हें कहा जाता था? सुक्री बोम्मगौड़ा को। हाल ही में इनका निधन हो गया। कर्नाटक में हलाक्की वोकलिंगा कम्युनिटी, वहां की एक ट्राइब है, उनसे संबंधित ये महिला हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, फोक म्यूजिक से संबंधित आर्टिस्ट। इन्हें जो अवार्ड दिए गए हैं, पद्मश्री तो अभी मैंने आपको बताया, 2017 में केंद्र सरकार ने फोक म्यूजिक में इनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। उसके बाद दो अवार्ड थोड़े छोटे हैं, शायद ही पूछे जाए। जाना पड़ा श्री अवार्ड है ये, फोक म्यूजिक के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया। और 1988 में कर्नाटका गवर्नमेंट अवार्ड ट्राइब कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए इन्हें दिया गया था। तो कौन है ये? ये है हलाक्की फोक म्यूजिक की आर्टिस्ट, कर्नाटका से बिलोंग करती है, सुक्री बोम्मगौड़ा। हाल ही में इनका निधन हुआ। इनके अलावा देखिए एक बंगाली गायक हैं प्रतुल मुखोपाध्याय, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये बंगाली गायक है, बंगाल के बहुत ही फेमस गायक है। हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत में जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उस पेशे को रेगुलेट करने वाली संस्था है ना, पेशे को प्रसिद्धि दिलवाने वाली संस्था, उसके लिए अधिकारों की रक्षा करने वाली, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए सीए चरणजोत सिंह नंदा। आंसर है चरणजोत सिंह नंदा। यह है, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं। इनके पहले इस पद पर अभी तक पूर्व प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल थे। इनको रिप्लेस करेंगे चरणजोत सिंह नंदा और 2025-26 एक साल के लिए प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। और इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रसन्न कुमार, डी प्रसन्न कुमार, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। लेकिन आपको प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो यह है चरणजोत सिंह नंदा। संस्था क्या काम करती है मैंने आपको बता दिया, है ना। स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? बार बार मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताए हैं और हर एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक मिलिट्री एक्सरसाइज को याद रखना। धर्म गार्जियन की यहां पर बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है, धर्म गार्जियन, ठीक है। तो इंडिया और जापान मिलिट्री के मध्य में 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा जापान के माउंट फूजी में। इंडियन आर्मी और जापानी आर्मी के मध्य में काउंटर टेररिज्म ड्रिल के लिए इसका आयोजन किया गया। दोनों देशों की सेना के मध्य में सहयोग और तालमेल स्थापित करना धर्म गार्जियन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस बार जापान के माउंट फ्यूजी में जो आयोजन हो रहा है ना, वो 6th एडिशन है। सबसे पहली बार धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई थी 2018 में और 2024 में लास्ट ईयर इसका 5th एडिशन भारत के राजस्थान में आयोजित किया गया था। टन बाय टन आयोजित किया जाता है। और अब 6th एडिशन 2025 में कहां पर? जापान के माउंट फ्यूजी में। तो धर्म गार्जियन किन दो देशों के मध्य में संयुक्त या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से? इंडिया और जापान। अब इसके अलावा इंडिया और उसके जो नेबर कंट्रीज है उनके मध्य में जो अलग अलग एक्सरसाइज होती है ना, उनकी बात करें तो एक संप्रीति बहुत फेमस है इंडिया और बांग्लादेश की सेना के मध्य में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, सिलेनेक्स भी इंडिया और श्रीलंका। सूर्य किरण की बात करें तो इंडिया और नेपाल के मध्य में आयोजित की जाती है। इसी तरीके से हैंड इन हैंड, ये अभी काफी समय से बंद है क्योंकि चाइना के साथ हमारे विवाद ज्यादा है सीमा को लेकर। अन्यथा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया और चाइना के मध्य में आयोजित की जाती है।
इम्बेक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में, और इमकॉर की बात करें तो यह भी इंडिया और म्यांमार के मध्य में आयोजित की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति शुरू करने वाला या लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। आपको सबसे पहला कंफ्यूजन जो आया ना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से है कि सर ये क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये एक सर्विस सेंटर की तरह समझो आप। मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल एप्पल अगर एक कंपनी है, अब आपको पता है फोन खराब हो जाते हैं और बहुत सारी बोल सकते हैं सहयोग उसके कस्टमर को एप्पल को देना होगा, एप्पल कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट को। तो वो क्या करती है कि मेन देशों में जहां से उसके पास कस्टमर सबसे ज्यादा है, वहां पर वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना करती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वहां के जो लोकल जो स्किल्ड लोग हैं ना, उनको जॉब दी जाती है। अब एप्पल अपने देश से तो बार बार भेजेगा नहीं हर देश में, है ना, जो टेक्नीशियन है उनको, तो क्या करता है जैसे इंडिया में स्थापित किया तो इंडिया के ही टेक्नीशियन को यूज करेगा, उनको जॉब्स देगा। तो क्या होता है कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज के इन हाउस सेंटर होते हैं, ठीक है, किसी भी एक विशेष देश में स्थापित किए जा सकते हैं जहां पर भी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। ये केंद्र कंपनी के आईटी, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च या फिर डेवलपमेंट या फिर कस्टमर सपोर्ट, इस तरीके से डेटा एनालिसिस जैसे काम करने का ये काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी सर्विसेज होती है किसकी, कंपनी की, वो देने का काम करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इससे होता क्या है, अगर जैसे एमपी ने ये योजना शुरू कर दी, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करने की योजना बनाई है या फिर इस प्लान को लॉन्च किया है। अब इससे होगा क्या कि अगर कोई भी कंपनी, अगर हम एमपी गवर्नमेंट अगर कंपनीज को सहूलियत देती है, उनको रियायतें देती है टैक्स में वगैरह, तो वो यहां पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करेगी और उसके बाद यहाँ के लोकल जो स्किल्ड लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो इस तरीके से इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और 37,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स यहां पर क्रिएट की जा पाएगी। ओके, हाँ, तो एमपी की जो बड़ी बड़ी सिटीज है ना, वहां पर इन्हें स्थापित करने का अभी प्लान है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स प्लान को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। ओके, तो यहां पर देखिए 18 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए। अब हम रिवीजन से पहले यहां पर बात कर लेते हैं लास्ट संडे को जो मध्य प्रदेश पीएससी प्री का एग्जाम हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में यहां पर मैं आपको बता देता हूं। पहला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री से पूछा गया है कि 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में जानी जाती है, इस तिथि को क्या हुआ था। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहां पर देखिए 14 फरवरी को मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था नेशनल विमेंस डे का, उसमें क्योंकि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था 1930 में। और यहीं पे मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। तो एक एक देखिए यहां पर फैक्ट मेंशन नहीं था, लेकिन एक जो लाइन मैंने आपको बोली ना, अगर वो आपने ध्यान से सुनी होती ना एमपी के जो स्टूडेंट्स से, तो यहां पर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता। इसके अलावा देखिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्म दिवस या जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो देखो 15 नवंबर का हमारा क्वेश्चन है, सीधा वही क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, तो यह है भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिनट रुकिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। तो इन चारों में से अगर हम देखते हैं जो कि पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता नहीं है, तो देखिए करंट अफेयर की ईयरली बुक अगर आपने ज्वाइन की होती ना, तो ये टॉप 3 पे आपको पता चल जाते किन किन को मिला। शायद आपको दिखेगा नहीं, वैजंती माला
चिरंजीवी और एम वेंकैया नायडू। तो देखो 3 ऑप्शन तो ऊपर हैं ही जिनको मिला है, जिसको नहीं मिला वो है ए आर रहमान। सेपरेट वीडियो भी था आपके लिए पद्म अवार्ड पर, क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर में भी मैंने आपको सब पढ़ाए थे, ठीक है। 2024 के पूछे थे तो मैंने आपको बहुत पहले ये पढ़ा चुका हूं। और यहां पर देखिए ईयरली करंट अफेयर की ई बुक में आपको सब मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आप ईयरली करंट अफेयर की ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं, नजदीकी स्टोर से आपके हार्ड कॉपी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंटेड बुक ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। इसके अलावा देखो कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता भारत में सर्वाधिक है। तो यहां पर देखो 15 जनवरी में मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन हमारा कुछ और था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कुडनकुलम, तमिलनाडु में। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा देखो इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया है। तो 28 नवंबर को लास्ट ईयर 2024 में मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया। तो यहां पर देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है तूफान फेंगल के कारण। अब आपने अगर डिस्क्रिप्शन में इस लाइन को नोट किया होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं एक एक क्वेश्चन नोट करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, एक एक लाइन अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, आराम से सुनो और नोट करो, समझो। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। अभी मैंने आपको धर्म गार्जियन पढ़ाया है ना। अब भूल मत जाना कि भारत और जापान के मध्य में आयोजित होता है, नहीं तो ये क्वेश्चन आया है देखो कि कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से जो युग्म गलत है ना वो डी है। युद्ध अभ्यास जो है ना एक्सरसाइज, वो इंडिया और अमेरिका के मध्य में आयोजित की जाती है। देखो यहां पर 6 सितंबर 2024 को मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने आपको तीनों बाकी के भी पढ़ाए होंगे अलग अलग डे में, तो नोट करो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024। तो यही पूछा था कि कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाता। इसके अलावा 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे 2023 के लिए। तो देखो 8 अक्टूबर 2024 को मैंने आपको पढ़ाया था। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे दिया गया, राजकुमार हिरानी। यहां पर देखो आंसर है क्या, ये मिल जाता है हमको आंसर। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से ही आपको पूछे गए हैं। एक और देखो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जब वर्ल्ड कप हुआ था जून के एंड में, तो मैंने आपको जुलाई में क्वेश्चन पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। तो ये जीता था किसने, जसप्रीत बुमराह ने। तो पहला तो देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है क्या, तो यहीं से मिल जाता, ये सही है। अब यहां की डिटेल देखो, आयोजन कहां हुआ है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, और यहां पे क्या लिखा है, यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, मतलब ये गलत है। डिटेल यहां पर पता होती ना। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है क्या, ये लिखा, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। और इसके अलावा इंडिया ने 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये डिटेल भी हमको इसकी पास वाली स्लाइड में मिलती। तो आप समझिए कि एक फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो एग्जाम में आपको पूछा गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, हर चीज काम आएगी, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, चंद्रयान 3 पर प्रॉपर वीडियो डाला था मैंने, उसमें आपको मैंने बताया था कि 23 अगस्त को अनाउंस किया गया है चंद्रयान 3 ने जब चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी ना, उस दिन की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाए, इसलिए ध्यान से पढ़ो, रोज रेगुलर रहो और रोज देखो वीडियो को, नोट करो, एक एक फैक्ट को आराम से सुनो, क्योंकि वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन थे, कुछ इंक्लूड किए मैंने आपको। इसके अलावा हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेली करंट अफेयर से। ओके, तो आराम से पढ़ो, मैं आपके लिए यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन, ये पॉलिटी का है। देखिए पॉलिटी में भी मैंने आपको कोर्स में भी काफी चीजें पढ़ाई हैं।
इसके अलावा पॉलिटी के काफी वीडियो मैंने आपके लिए डाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि जैसे संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे फजल अली आयोग की सिफारिश पर। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वो संविधान संशोधन जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब आ जाते हैं हम 18 फरवरी के करंट अफेयर। यहां पर जो लास्ट डे का हमारा करंट अफेयर था उसको यहां पर अब हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अदर कोई एग्जाम्स होगी तो उसके करंट अफेयर भी यहां पर इसी तरीके से मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो रोज अटेंड कीजिए, मेरा यही कहना है आपको। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था लास्ट डे में? उत्तराखंड में संपन्न 38th नेशनल गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यह सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा। पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया, किस क्षेत्र से हैं? संगीत, म्यूजिक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी बंधन योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल राज्य ने। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को यह अवार्ड दिया गया। ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार एशिया का सबसे धनी परिवार कौन सा है? मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। हाल ही में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किस कंपनी को जल प्रतिरोधक क्षमता के लिए सम्मानित किया गया? तो यह है एनटीपीसी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद रॉय ने 4th नो मनी नोट एरर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। आयोजन कहां किया गया? जर्मनी के म्यूनिख में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया? तो यह कहां हुआ था? कर्नाटका के बेंगलुरु में। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। इजीली लास्ट सेशन में बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। अब आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते। चलो, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर, है ना। MICR कोड का उपयोग बैंकिंग में किस लिए किया जाता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कंप्यूटिंग में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस बायोस का पूर्ण रूप है। तो ये तीनों क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। और यहां पर लास्ट डे के करंट अफेयर में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये आंसर हो गए। अब यहां पर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया? सेकंड, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सेकंड क्वेश्चन। और पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किस क्षेत्र की या किस खेल की खिलाड़ी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए, है ना। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ई बुक की और साथ ही साथ प्रिंटेड बुक की, जो कि आपको प्रिंटेड बुक आप नजदीकी स्टोर से ले लीजिएगा और ई बुक हिंदी और इंग्लिश ईयरली करंट अफेयर की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं, शंखनाद करंट अफेयर ईयरली ई बुक को। ओके, चलिए कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।